नमस्कार। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की एक ऐसी कहानी जहां लाखों वोटर्स के नाम लिस्ट से ही गायब हो गए। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे और कैसे एक सॉफ्टवेयर ने ये तय कर लिया कि कौन वोट दे पाएगा और कौन नहीं। चलिए इसी को समझते हैं। वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे। वो तो टीचर थे, किसान थे, दुकानदार थे। ये शब्द मालदा में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के लिए कहे गए। सोचिए, बिल्कुल आम लोग। लेकिन आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो इतने हताश हो गए? तो कहानी शुरू होती है वोटर्स के एक प्रोटेस्ट से। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल में आम लोगों को, आम नागरिकों को जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाने पर मजबूर होना पड़ा। मामला है 2 अप्रैल 2026 का। जगह थी मालदा। सैकड़ों लोग नेशनल हाईवे 12 पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये कोई मामूली प्रोटेस्ट नहीं था। उन्होंने 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को पूरे 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। वजह बहुत सीधी थी। इन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात, ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं थे। ये तो टीचर्स, किसान, दुकानदार थे जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तक नहीं था। तो चलिए अब इस मामले की जड़ तक चलते हैं। बात करते हैं द ग्रेट वोटर रिवीजन की। सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब जरा इसके पीछे के आंकड़े देखिए, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। पहला नंबर 61 लाख। जी हां, 61 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से सीधे सीधे डिलीट कर दिए गए। ये आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये स्टेट की टोटल वोटिंग पॉपुलेशन का 8% से भी ज्यादा है। और बात यहीं नहीं रुकी। 60 लाख, जी 60 लाख और वोटर्स को सस्पेक्टेड या संदिग्ध मार्क करके बीच में ही लटका दिया गया। मतलब ना तो उनका नाम लिस्ट में कंफर्म था और ना ही हटाया गया था, बस एक लिम्बो में छोड़ दिया गया। अगर इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दें तो इसे ऐसे समझिए, इस पूरी प्रक्रिया ने पश्चिम बंगाल में हर 6 में से 1 वोटर को प्रभावित किया। कुल मिलाकर 1 करोड़ 21 लाख लोग। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी परिवार में 6 वोटर हैं तो इस हिसाब से उनमें से किसी एक का वोट खतरे में पड़ सकता था। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि ये सब कर कौन रहा था। जवाब है एक एल्गोरिथम। सवाल ये उठता है कि आखिर एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर को यह फैसला करने का हक कैसे मिल गया कि कौन वोट देगा और कौन नहीं। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक नया टर्म निकाला, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? असल में ये उन सस्पेक्टेड वोटर्स को क्लासिफाई करने का एक तरीका था। इसमें सॉफ्टवेयर क्या करता था कि आज की वोटर लिस्ट को 20 साल पुरानी लिस्ट से मिलाता था और जरा सा भी फर्क दिखने पर वोटर को फ्लैग कर देता था। तो सवाल यह है कि ये डिस्क्रिपेंसीज या गलतियां थीं क्या? सुनकर शायद यकीन ना हो। नाम की स्पेलिंग में छोटी मोटी गलती, जैसे किसी के नाम में ओ की जगह यू लिख गया हो या जेंडर गलत दर्ज हो गया हो। यहां तक कि अगर सॉफ्टवेयर को लगा कि पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का गैप है तो भी वोटर को संदिग्ध मान लिया गया। अब खुद सोचिए, हमारे देश में जहां सरकारी डॉक्यूमेंट्स में ऐसी गलतियां कितनी आम हैं, उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोगों का वोट देने का अधिकार खतरे में था। और कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट तो अब आता है। इस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करने से पहले कभी उसकी एक्यूरेसी के लिए टेस्ट ही नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों ने खुद माना कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि यह सॉफ्टवेयर 95% एक्यूरेट है या सिर्फ 60%। और हद तो तब हो गई जब 24 मार्च को एक ग्लिच की वजह से इसी सॉफ्टवेयर ने राज्य के पूरे 7 करोड़ वोटर्स को ही सस्पेक्टेड फ्लैग कर दिया। अब जरा देखते हैं कि डेटा क्या कहता है, क्योंकि डेटा की कहानी अक्सर ऑफिशियल बयानों से बिल्कुल अलग होती है। चलिए इस रिवीजन के बताए गए मकसद और जमीनी हकीकत को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, सरकार का कहना था कि इसका मकसद अवैध अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना है। लेकिन जब डेटा सामने आया तो हकीकत कुछ और ही निकली। सबसे ज्यादा असर पड़ा हिंदू दलित रेफ्यूजी कम्युनिटीज पर। और हैरानी की बात यह कि मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में सबसे कम दिक्कतें पाई गईं। तो सवाल ये उठता है कि अगर मकसद वाकई घुसपैठियों को हटाना था तो फिर ये डेटा ऐसी उल्टी कहानी क्यों बता रहा है? इसको एक कॉन्क्रीट उदाहरण से समझते हैं। रानीनगर कंस्टिट्यूएंसी को ही ले लीजिए। वहां हिंदू मेजॉरिटी वाले बूथ पर सिर्फ 3% वोटर्स को फ्लैग किया गया, लेकिन वहीं मुस्लिम मेजॉरिटी वाले बूथों पर यह आंकड़ा उछलकर 58% तक पहुंच गया। सोचिए, एक ही इलाका, एक ही सॉफ्टवेयर, पर नतीजे इतने ज्यादा अलग। चलिए अब कहानी के 5वें हिस्से पर आते हैं। देखिए, ये विवाद सिर्फ असली वोटर्स के नाम हटाने का ही नहीं है। आरोप ये भी हैं कि लिस्ट में गलत तरीके से नए नाम जोड़े भी जा रहे थे। आपको पता है इस सस्पेक्टेड लिस्ट में किसके किसके नाम थे? कारगिल वॉर के हीरो
रिटायर्ड जज और तो और वो ऑफिसर्स भी जो खुद इस रिवीजन के प्रोसेस को चला रहे थे। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी बड़ी और बेतरतीब थी। रिटायर्ड जस्टिस शाहिदुल्ला मुंशी, जिनका नाम भी इस लिस्ट में था, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, ये बहुत अपमानजनक और दुखद था। अगर एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को अपना वोट बचाने के लिए मीडिया का सहारा लेना पड़े तो एक आम आदमी का क्या होगा? उनका ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए। एक तरफ नाम हटाए जा रहे थे तो दूसरी तरफ नाम जोड़ने के भी आरोप लगे। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने आरोप लगाया कि बीजेपी दूसरे राज्यों से वोटर्स के नाम बंगाल के लिस्ट में ऐड करवा रही है। तरीका था भारी संख्या में फॉर्म 6 जमा करना। सबूत के तौर पर एक पार्टी वर्कर का जिक्र हुआ जो 400 फॉर्म के साथ पकड़ा गया, जबकि एक दिन की लिमिट सिर्फ 50 फॉर्म्स की है। और हाँ, इस तरह के आरोप सिर्फ बंगाल में ही नहीं, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनावों में भी सामने आ चुके हैं। तो इन सब बातों का हमारी डेमोक्रेसी, हमारे लोकतंत्र के लिए क्या मतलब है? चलिए अब इन नंबर्स को इलेक्शन प्रोसेस की बुनियाद से जोड़कर देखते हैं। अब ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, 234। ये क्या है? ये राज्य की उन सीटों की संख्या है जहां इस पूरी प्रक्रिया से प्रभावित हुए वोटर्स की संख्या 2024 के चुनाव में जीत के मार्जिन से भी ज्यादा थी। राज्य की 294 में से 234 सीटों पर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इतने बड़े स्केल पर वोटर लिस्ट में हुआ यह बदलाव चुनाव के नतीजों को पलटने की ताकत रखता है। और एक और बात जो इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है, जो 60 लाख वोट हटाए गए, वो आंकड़ा 2021 के राज्य चुनाव में जीत के मार्जिन के लगभग बराबर है। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, इसके पीछे कोई और कहानी है? ये सवाल तो उठता ही है। तो आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक अनटेस्टेड एल्गोरिथम के हाथ में आखिरी फैसला हो, तो असल में वोट देने का हक है किसके पास?